प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में सब ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुपचारित चीन की यात्रा के दौरान ये शीशे की तरह साफ हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यात्रा के पहले इसका खूब ढोल पीटा था, लेकिन जब शहबाज शरीफ लौटकर पाकिस्तान पहुंचे तो पता चला कि इस दौरे से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी को लेकर तो खुद बीजिंग ने ही दूरी बनाए रखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हों या फिर प्रीमियर ली क्यांग, दोनों ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में सीपीईसी का सुरक्षा का मुद्दा उठाया। रही सही कसर पूरी कर पिछले सप्ताह इस्लामाबाद के दौरे पर आए वरिष्ठ चीनी मंत्री लिू जियानचाओ ने, जिन्होंने चीनी नागरिकों को सुरक्षा न दे पाने पर पाकिस्तान को सीधे फटकार लगा दी। गौरतलब है कि इसके एक दिन बाद ही पाकिस्तान ने चरमपंथ के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। चीन के दबाव में है पाकिस्तान। ये चीन की धमकी का ही असर है कि पाकिस्तान इस अभियान को देश की सीमा से बाहर अफगानिस्तान के अंदर तक करने जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो पहले ही बेहद तनाव से गुजर रहे काबुल की तालिबान सरकार के साथ उसके रिश्ते को और बदतर बना देगा। आइए जानते हैं कि चीन इतना क्यों डरा हुआ है, जिसके चलते वो पाकिस्तान पर चरमपंथियों के खिलाफ अभियान का दबाव बना रहा है। चीन का डर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लिू यानचाओ के दौरे में भी नजर आया। लिू ने पाकिस्तान की प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई एक बैठक में कहा कि देश की सुरक्षा स्थिति ने चीनी निवेशकों के विश्वास को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति को सुधारे बिना देश में कारोबारी माहौल नहीं विकसित किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व को आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने की भी सलाह दी। लिू ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान को चीन से सीपीईसी के नाम पर निवेश चाहिए तो चरमपंथ के खिलाफ कदम उठाना ही होगा। चीन की इस सलाह को पाकिस्तान ने हल्के में नहीं लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार नेशनल एक्शन प्लान की शीर्ष समिति की बैठक में इस बात पर सहमति नजर आई कि अगर विदेशी कर्मचारी आतंकी हमले में मारे जाते हैं और करोड़ों डॉलर की परियोजनाओं को निशाना बनाया जाता है तो कोई भी विदेशी यहाँ निवेश नहीं करेगा। इसी का नतीजा रहा कि पाकिस्तान ने चरमपंथ के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेहकाम की चलाने की मंजूरी दे दी। 2014 में चलाए गए ऑपरेशन ज़र्ब ए अज़्म के बाद पाकिस्तान फिर से इस तरह का अभियान चलाने जा रहा है। आइए अब अमेरिका की बात करें। अमेरिका ने चीन के पास अपना सबसे घातक विमान एक बार फिर तैनात कर दिया है। इसे इंडो पैसिफिक में एक हलचल मचाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है और परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसका नाम B-2 स्पिरिट बॉम्बर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने 2019 के बाद से पहली बार गुआम द्वीप पर उड़ान भरी है, जिससे चीन जैसे क्षेत्रीय विरोधियों को एक कड़ा संदेश गया है। चमगादड़ के पंखों जैसे इस विशालकाय विमान के एक यूनिट की कीमत 9,658 करोड़ रुपए है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई साधारण विमान नहीं है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर को अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है, जबकि रडार के लिए लगभग अदृश्य रहता है। अमेरिकी वायुसेना ने 5 वर्षों में पहली बार चीन के नज़दीक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात किया है। गुआम, पलाओ और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के आसपास संयुक्त अभ्यास के लिए कई B-2 ने प्रशांत क्षेत्र में उड़ान भरी है। मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 3 B-2 स्पिरिट बम्बरसक विमान वैलिएट शील्ड 24 में भाग लेने के लिए गुआम में उतरे, जो 2019 के बाद से गुआम में B-2 की पहली तैनाती थी। जारी की गई तस्वीरों में B-2 को मरीन कॉर्प्स F-35B के साथ उड़ान भरते और 13 जून को एंडरसन एयरफोर्स बेस पर उतरते हुए दिखाया गया है। अभ्यास 18 जून को समाप्त हुआ। इससे पहले B-2 को 2023 में यूरोप और 2022 में बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। पैसिफिक एयरफोर्स या व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस ने अभ्यास वैलिएंट शील्ड के दौरान B-2 से जुड़े मिशनों और प्रशिक्षण अभ्यासों की विशेष प्रकृति का खुलासा नहीं किया है। अमेरिकी सेना के एक बयान में अभ्यास में B-2 स्पिरिट की तैनाती के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बयान में कहा गया कि हमारे रणनीतिक बम्बरसकों की गति, लचीलापन और तत्परता संभावित खतरों को रोकने और हमारे सहयोगियों और भागीदारों के लिए अटूट समर्थन प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण है। इस तैनाती का समय कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे चीन और उत्तर कोरिया अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अमेरिका भी सख्ती के साथ जवाब दे रहा है। रक्षा विश्लेषक हाल की तैनाती को दक्षिण चीन सागर और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और कार्रवाई के आह्वान के बावजूद चीन आक्रामक रणनीति अपनाना जारी रखता है तो उसे अपने राष्ट्रीय प्रभाव के विस्तार के रूप में देखता है। B-2 संचालन के लिए चुने गए स्थान रणनीतिक रूप से बहुमुखी और प्रभावी वैश्विक स्ट्राइक क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थित है। एंडरसन एयरफोर्स बेस एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संचालन के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है, जबकि NSF
डिएगो गार्सिया मध्य पूर्व अफ्रीका तक पहुंच प्रदान करता है, और RAF फेयरफोर्ड यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में संचालन का समर्थन करता है। 3 दशकों से नॉर्थरॉप ग्रूमन द्वारा निर्मित B-2 स्पीड अमेरिकी वायुसेना के लिए स्टेल्थ तकनीक की आधारशिला रही है। यह अमेरिकी शस्त्रागार में एकमात्र लंबी दूरी का बम्बरसक बना हुआ है जो परमाणु व प्रारंभिक हमले करने में सक्षम है। यह विमान स्टेल्थ लंबी दूरी के हमले, भारी पेलोड और सटीक हथियारों के साथ हमला कर सकता है। इसकी कम अवलोकनीय तकनीक स्टेल्थ इसे मिशन के दौरान सभी ऊंचाइयों पर सबसे उन्नत वायु रक्षा से बचने की अनुमति देती है। B-2 को 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118GE 100 टर्बोफैन द्वारा संचालित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक 17,300 पाउंड का थ्रस्ट प्रदान करता है। ये टर्बोफैन मैक 0.95 की गति और बिना ईंधन भरे 6,000 समुद्री मील से अधिक की रेंज प्रदान करते हैं। B-2 को 2 लोगों, एक पायलट और एक मिशन कमांडर के संचालक दल द्वारा संचालित किया जाता है। इसके पंखों का फैलाव 172 फीट 69 फीट की लंबाई और 17 फीट की ऊंचाई है। यह उच्च सबसोनिक गति तक पहुंच सकता है। यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। हवा में ईंधन भरने के साथ इसकी सीमा 10,000 समुद्री मील तक बढ़ जाती है। B-2 40,000 पाउंड से ज़्यादा का पेलोड ले जा सकता है और इसका अधिकतम ग्रॉस टेक ऑफ वजन 3,36,500 पाउंड है, जिससे यह कठोर बंकरों से लेकर मोबाइल दुश्मन इकाइयों तक कई तरह के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। यह बात करते हैं रूस पे अटैक के बारे में। रूस के दक्षिणी प्रांत दागिस्तान में ईसाइयों और यहूदियों के धर्मस्थल सिनागॉग पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी किए जाने की खबर है। गोलाबारी दागिस्तान के डरबेट शहर में हुई है। समाचार एजेंसी PTI ने AP के हवाले से बताया कि दागिस्तान के गवर्नर ने बताया है कि बंदूकधारियों के हमले में 16 से अधिक पुलिसकर्मियों और कई नागरिकों की हत्या कर दी गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया है। हमले में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के दागिस्तान में रविवार को आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनागोग, यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया। क्षेत्र में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को शोक दिवस मनाया जाएगा। दागिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कैस्पियन सागर पर स्थित डरबेट शहर में एक सिनागोग और एक चर्च पर गोलाबारी की। इससे दोनों जगह आग लग गई। लगभग उसी समय माखचकाला में एक चर्च और एक यातायात पुलिस चौकी पर हमले की खबरें सामने आई। अधिकारियों ने क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, 5 हमलाओं को मार गिराया। हालांकि गवर्नर का कहना है कि 6 बंदूकधारियों को मार गिराया है। फिलहाल इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। हमलों की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों ने एक आतंकवादी अधिनियम के आरोप में एक आपराधिक जांच शुरू की है। इससे पहले देर रात आई विदेशी मीडिया की शुरुआती खबर में इसे आतंकी हमला बताया गया। फायरिंग से चर्च के पादरी और पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत की खबर आई थी। अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो चुका है। वहीं हमलावर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान रूस के सुरक्षा बल ने कई हमलावरों को मार गिराया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि दागिस्तानी के एक अधिकारी को हमलों में उनके बेटों की संलिप्तता को लेकर हिरासत में लिया गया है। मेलिकोव ने कहा कि क्षेत्र में स्थित कानून प्रवर्तन और स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण में है। उन्होंने कसम खाई है कि हमलों की जांच तब तक जारी रहेगी जब तक कि आतंकवादियों को पता नहीं चल जाता। उन्होंने बिना सबूत दिए दावा किया कि हमलों की तैयारी विदेश से की गई हो सकती है। इससे पहले हमले के बारे में दागिस्तान लोक निगरानी आयोग के शमील खुदुलेव ने बताया था कि चर्च पर हमले में पादरी और 6 अधिकारियों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डरबेट के चर्च में मारे गए पादरी की पहचान 66 वर्षीय फादर निकोले के रूप में हुई है। आतंकियों ने गला रेत कर इनकी नृशंस हत्या कर दी। चर्च की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की हत्या गोलाबारी में की गई। गार्ड के पास केवल एक पिस्तौल थी। खबर के मुताबिक आतंकी हमले के बाद यहूदियों के धर्मस्थल की एक मंजिल पर बनी खिड़कियों में से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलती देखी गई। धुएं का गुबार भी देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 3 जगहों पर हमले किए गए। माक चकाला शहर में पुलिस यातायात स्टॉप पर हमले की खबरें मिली हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 12 कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल भी हुए हैं। अब हम सिंधु जल संधि के बारे में बात करें। सिंधु जल संधि के तहत जम्मू कश्मीर में 2 पन बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल तटस्थ विशेषज्ञों के साथ रविवार शाम यहां पहुंचा है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। साल 1960 की संधि के विवाद निपटान तंत्र के तहत 5 साल से अधिक समय में किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद सिंधु जल संधि IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ। यह संधि सीमा के दोनों ओर की नदियों के पानी के उपयोग पर समन्वय एवं सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रावधान करती है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इससे पहले जनवरी 2019 में
3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने आखिरी बार IWT के प्रावधानों के तहत पाकल दुल और लोअर कलनाई जलविद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल केंद्र शासित प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान चिनाब घाटी में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा। पाकिस्तान ने 2016 में विश्व बैंक से 2 जलविद्युत परियोजनाओं के बनावट की विशेषताओं पर अपनी आपत्तियों के संबंध में प्रारंभिक अनुरोध किया था, जिसमें तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान की मांग की गई थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस अनुरोध को वापस ले लिया और मध्यस्थता अदालत में इस पर निर्णय लेने की मांग की। दूसरी ओर भारत ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को केवल तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। वार्ता विफल होने के बाद विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय की नियुक्ति की। संधि को संशोधित करने के लिए एक नोटिस जारी करते हुए भारत ने आगाह किया कि समान मुद्दों पर इस तरह के समांतर विचार सिंधु जल संधि के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। जुलाई 2023 में मध्यस्थता अदालत ने फैसला सुनाया कि वह पाकिस्तान की मध्यस्थता के अनुरोध द्वारा निर्धारित विवादों पर विचार करने और उनका निर्धारण करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान ने इस वर्ष मार्च में अपना पहला ज्ञापन दाखिल किया, जिसमें दस्तावेजों के साथ उसके कानूनी मामले को सूचीबद्ध किया गया। 1 महीने बाद अदालत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम झेलम जलविद्युत संयंत्र का 1 सप्ताह का दौरा किया, ताकि सिंधु नदी प्रणाली के किनारे रन ऑफ रिवर जलविद्युत संयंत्रों की बनावट और संचालन के सामान्य पहलुओं के बारे में उसे पता चल सके। भारत ने मध्यस्थता अदालत में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उसने अगस्त 2023 में तटस्थ विशेषज्ञों को ज्ञापन प्रस्तुत किया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के साथ तटस्थ विशेषज्ञों की यात्रा में समन्वय करने के लिए 25 संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।